जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द एग्जाम ब्लूप्रिंट पर, जहां हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि सफलता का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिससे हर कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, और वे टॉपिक है ऊतक यानी टिश्यू। स्क्रीन पर ग्राफिक्स में आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट कोशिका यानी सेल चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान की बात आती है तो जाइलम, फ्लोएम, मस्कुलर टिश्यूज के बीच वो उलझ कर रह जाते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊतकों के प्रकार। ऊतक, पहले ऊतक होता क्या है, ऊतक के प्रकार को समझेंगे। पिछले कक्षाओं में हम जो कोशिका को पढ़े थे, तो हम डिस्कस कर लिए थे कि उससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम ऊतक से संबंधित प्रश्नों का भी एक विस्तृत व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। और ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग देखेंगे जिससे कि कैसे जटिल नामों को चुटकियों में याद रखा जा सके। चाहे आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम, बिहार दरोगा या यूपीएसआई या किसी भी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके साइंस की तैयारी में एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं ऊतक चैप्टर, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा में इससे हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि वैसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, ऊतक, ठीक है। ये इसका एक ऊतक का जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और इस सेशन का जो उद्देश्य है वो केवल पढ़ना नहीं, बल्कि हमारे इस चैप्टर के कंसेप्ट को बिल्कुल समझना है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊतक क्या है। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर्स में जब हम कोशिका पढ़ रहे थे तो हम वहाँ जान चुके थे कि कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई है, क्योंकि कोशिका से ही क्या बनता है, ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है। इस तरह से अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग ये भी समझ पाए थे कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो अब कोशिका से ऊतक का निर्माण किस प्रकार होता है ये समझेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, ठीक है, उनको सिर्फ उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कि एक कोशिकीय जीव, जिनको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर, ठीक है। हाँ, यूनिसेलुलर जीव जो होते हैं एक कोशिकीय, क्योंकि ऊतक का निर्माण जो है वो कोशिकाओं से मिलकर होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ग्राफिक्स में। तो जब हम ऊतक पढ़ रहे होंगे तो ऐसे जीव की ही चर्चा होगी जो मल्टी सेलुलर है, यानी बहुकोशिकीय जीव है। ऊतक यानी हिस्टोलॉजी में हम लोग एक कोशिकीय जीव का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग केवल बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग कि ऊतक क्या है, ठीक है। तो ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य जो है, यानी कि ओरिजिन, ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन तीनों समान हो, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी इसके अपवाद भी देखे जाते हैं, ठीक है। जो कोशिका का एक समूह तो होता है, उनकी उत्पत्ति समान नहीं होती है या उनका कार्य समान नहीं होता है, तो उनको हम बाद में जो अध्ययन करेंगे इसी चैप्टर में, तो वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोशिका के ऊतक जो है वो केवल कोशिकाओं का एक भीड़ नहीं है या एक झुंड नहीं है, ठीक है। इनका एक समन्वय है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है कि इनकी उत्पत्ति समान होनी चाहिए, इनके संरचना भी समान होने चाहिए, इनके कार्य भी समान होने चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए एक घर का निर्माण हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस घर के निर्माण में बहुत सारे मजदूर लगते हैं जिनका काम अलग अलग होता है। कुछ लोग है कि सामान लाने का काम करते हैं, कुछ लोग इनको मिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है, कुछ लोग उनको सेट करने का काम करते हैं, ठीक है। सबका काम अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इकाई रूप से अगर हम देखा जाए तो ये सभी मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, जो है मकान के निर्माण का काम, ठीक है।
मकान के निर्माण का काम। तो इस तरह से इनके कार्य अलग अलग होने के बावजूद ये एक ही काम कार्य में लगे हुए हैं। उसी प्रकार से कभी कभी मतलब अलग अलग उत्पत्ति या अलग अलग संरचना की कोशिकाएं भी मिलकर एक समान कार्य को जब संपादित करती हैं तब वो ऊतक कहलाती हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, हम लोग जब कोशिका पढ़ रहे थे तो पौधे और जंतु दोनों की कोशिकाएं जो थी वो कैसी कोशिका थी? यूकैरियोटिक कोशिका थी। दोनों ही कोशिका यूकैरियोटिक थी। ठीक है, लेकिन जब हम ऊतक को पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में तो कोशिका में समानता होने के बावजूद, ठीक है, दोनों के ऊतकों में काफी अंतर है। ठीक है, इस कारण से हम लोग ऊतक को दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। ठीक है, दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला है पादप ऊतक और दूसरा है जंतु ऊतक। दोनों में कुछ मौलिक अंतर है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी कोशिकाओं में समानता होने के बावजूद दोनों में मतलब दोनों के ऊतक में क्यों अंतर होता है। तो सबसे पहली बात है कि इनके जो प्रकृति होती है, पौधे हमेशा स्थिर रहते हैं। ठीक है, जबकि जंतु जो है वो गतिशील है, उनको अपने भोजन और आवासीय सुविधाओं के लिए मतलब गति करना पड़ता है। जबकि पौधे को एक ही स्थान पर खड़े रहकर भोजन प्राप्त हो जाता है और इन्हें किसी भी प्रकार की आवासीय सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जबकि जो जंतु है उन्हें मतलब कि एक ही स्थान पर ये सभी चीज़ें प्राप्त नहीं होती है, उनको इन सब चीज़ों के लिए गति करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है आवश्यकता। पौधे को सहारा और मजबूती की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि जंतु को ऊर्जा और गति की आवश्यकता होती है। गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की। ठीक है, पौधे जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। जब तक वे जीवित हैं तब तक गति करते रहते हैं। ठीक है, जबकि जो मतलब कि जंतु है वो एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं, उसके बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है। अब है कि ऊतक पौधे में अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। अधिकांश ऊतक पौधे में मृत होते हैं। ठीक है, जबकि जंतु में सब जीवित प्रकार के ऊतक होते हैं। ठीक है, जीवित, और उनकी जो ऊर्जा है वो भी अधिक होती है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है उसी को एक बार फैक्ट को फिर से दोहराते हैं ताकि वो हमारे दिमाग में बस जाए। ठीक है, तो समान उत्पत्ति तथा समान कार्य के को संपादित करने वाली जो कोशिका का समूह होती है उसको ऊतक कहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऊतक सिर्फ कोशिकाओं का एक गुच्छा या झुंड नहीं है। ठीक है, इनमें इनकी उत्पत्ति, इनकी कार्य में कुछ समानता होती है, जिन मतलब किसी एक विशेष कार्य को संपादित करने के लिए इनका निर्माण होता है। ठीक है, कार्य एवं संगठन के आधार पर ऊतक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। आइए इनको हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम पादप ऊतक को देखेंगे। ठीक है, पहले दोनों में थोड़ा सा अंतर एक बार समझ चुके हैं, लेकिन एक बार दोहरा लेते हैं कि इनकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो गति है, तो पादप जो है वो स्थिर रहते हैं यानी गति नहीं करते हैं, जबकि जंतु गतिशील रहते हैं। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा के आधार पर बात करें तो पौधे को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, कम एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि ये एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं और अधिकांश कोशिकाएं इनकी मृत होती है। जबकि जंतु की कोशिकाएं जो है वो जीवित कोशिकाएं हैं और ये गति करते हैं, इसलिए इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब है वृद्धि। वृद्धि के आधार पर देखें तो पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं, जबकि जंतु एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब है पादप ऊतक। ठीक है, संरचना और कार्य के दृष्टि से हमने पहले भी पढ़ा है कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले पादप ऊतक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पादप ऊतक जो है, पादप ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया। यानी जिन कोशिकाओं में विभाजन होती है उन्हें विभज्योतिकी ऊतक कहा जाता है, और जिनमें विभाजन नहीं होती है वे अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, विभज्योतिकी ऊतक को मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, जबकि अस्थायी ऊतक को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। साथ साथ एक बात ध्यान में रखते चले कि हमें नाम जो है ऊतक के या कोशिकाओं को का जो अंग है
उनका बायोलॉजी या साइंस के चैप्टर में इन दिनों शुद्ध हिंदी का ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। परीक्षाओं में हिंदी वर्ड जैसे विभज्योतिकी ऊतक न लिख के कहीं कहीं मेरिस्मेटिक इस तरह से हिंदी में लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों ही नाम को याद रखना है। हो सकता है आपने विभज्योतिकी ऊतक पढ़ लिया हिंदी में या अंग्रेजी में मेरिस्मेटिक पढ़ लिया है और परीक्षा में दोनों जो पढ़ा वो ना आके दूसरा आ गया, तो दोनों ही नाम को ध्यान में रखना है ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन अननोन न लगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले विभज्योतिकी ऊतक को यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू को देखिए, एक ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश किया गया है कि किस तरह से मतलब कोशिकाओं का विभाजन हुआ है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पादप कोशिका जो है वो दो प्रकार की होती है। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी विभज्योतिकी ऊतक और दूसरा परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक, ठीक है। तो विभज्योतिकी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, ठीक है, शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक और अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक। चिंता मत करिए, हम सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, बस एक क्लासिफिकेशन ध्यान में रखने के लिए ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सरल अस्थायी ऊतक यानी कि जो ये तीन प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। हाँ, उसी तरह से जटिल अस्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब इन सबको बारी बारी से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है विभज्योतिकी ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखिए, तो ये वे ऊतक जिनमें लगातार कोशिका विभाजित करती रहती है, ठीक है, जिनमें सेल डिवीजन की क्षमता होती है, विभज्योतिकी ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो सघन को मतलब इसमें कोशिका द्रव जो है वो लबालब भरा रहता है, ठीक है। कि कैसा होता है, लबालब भरा रहता है कोशिका द्रव। और अंतः कोशिकीय स्थान, जिस तरह से आप केमिस्ट्री में पढ़े थे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी अंतराण्विक स्थान, उसी तरह से यहाँ भी कोशिका के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसको हम लोग अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। तो विभज्योतिकी ऊतक में अंतर कोशिकीय स्थान जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है, या बहुत कम पाया जाता है। आगे है कि इनकी कोशिकाओं में वैक्यूल्स यानी कि रसधानी का अभाव होता है, वो उपस्थित नहीं होते हैं। अगला है जीवित और विभाजनशील, यानी कि ये कोशिकाएं जो है वो जीवित होती है और इनमें विभाजन की क्षमता होती है, ठीक है। आइए इस फैक्ट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले विभज्योतिकी ऊतक की क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता ये है कि ये वयस्क, ठीक है, कैसे होते हैं, वयस्क होते हैं और जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें विभाजन की क्षमता होती है, ठीक है। दूसरा, इसकी कोशिकाएं छोटी अंडाकार, गोलाकार या बहुभुजी आकार की होती है, ठीक है। ये घने कण युक्त कोशिका द्रव से भरी होती है। हमने कहा है कि कोशिका द्रव से लबालब भरे होते हैं, ठीक है। आइए, इस ऊतक की कोशिका में बड़ी रसधानी नहीं पाई जाती है, वैक्यूल्स का मतलब अभाव होता है, ठीक है। हाँ, प्रायः छोटी रसधानियां उपस्थित होती है, एक बड़ा केंद्रक होता है, ठीक है। सामान्यतः रसधानी नहीं भी होती है, ठीक है। कोशिका के बीच अंतः कोशिकीय स्थान जो है वो नहीं पाया जाता है। ये सभी विभज्योतिकी ऊतक की विशेषता है, ठीक है। इस तरह से हम विभज्योतिकी ऊतक को पहचान लेंगे और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विभज्योतिकी ऊतक एक जीवित संरचना है या मृत है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं कि विभज्योतिकी ऊतक के बारे में और क्या क्या है। क्योंकि विभज्योतिकी ऊतक विभाजन करके नए कोशिका का निर्माण करने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो मतलब वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, जो वृद्धि कर रहे हैं, जैसे कि पत्तियां, तना, जड़ इत्यादि। विभज्योतिकी ऊतक इन सभी में पाया जाता है। अपनी स्थिति के आधार पर विभज्योतिकी ऊतक निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक यानी एपिकल टिश्यूज, ठीक है। दूसरा पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक यानी कि लेटरल टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक यानी इंटरकैलरी होता है, ठीक है। हाँ, आइए इन तीनों को हम लोग बारी बारी से पूछते हैं, सॉरी बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विभज्योतिकी ऊतक के तीन प्रकार यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक,
इसका काम क्या है? ये पौधे की लंबाई में वृद्धि कराने के लिए जिम्मेवार होता है। किसमें? लंबाई में वृद्धि कराने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। हाँ, इसको ये और लंबाई की जो वृद्धि होती है ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। ठीक है। जबकि पार्श्व विभज्योतकी ऊतक जो होता है ये पौधे की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है। इसको हम लोग मोटाई में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब है अंतर्विष्ट, यानी कि ये जो हमारा अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक है। ठीक है। वो एक तरह से पार्श्वस्थ शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक का ही हिस्सा होता है जो वृद्धि के क्रम में बीच में छूट जाते हैं। ठीक है। और ये पौधे के नोड्स यानी पर्व संधि जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, नोड्स या इंटरनोड्स में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये धीरे धीरे मतलब ये शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक का ही भाग होते हैं और धीरे धीरे ये परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थाई ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक या तने जड़ के शीर्ष भाग में होता है। ठीक है। लंबाई में वृद्धि कराता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये पौधे में प्राथमिक वृद्धि कहलाता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। यह ऊतक प्राथमिक विभज्योतकी ऊतक से बनता है। ठीक है। किससे बनता है? प्राथमिक विभज्योतकी ऊतक से बनता है। ठीक है। कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होकर स्थायी ऊतक बनाते हैं, यानी स्थायी ऊतक का निर्माण इसी से होता है। ठीक है। इसी से पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और इनमें विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक को देखते हैं कि ये जड़ तना के पार्श्व भाग में होता है और ये मोटाई में वृद्धि कराता है। ठीक है। और इस प्रकार की वृद्धि क्या कहलाता है? द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। ठीक है। और इसे संवहन ऊतक भी बनता है, इससे संवहन ऊतक बनता है। किससे? पार्श्वस्थ विभज्योतकी यानी लेटरल जो टिश्यू है उनसे। ठीक है। अब है अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक, यानी कि ये शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक के ही भाग हैं। किसके भाग हैं? शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक के ही भाग है। ठीक है। और ये वृद्धि के कारण मतलब अग्रभाग से हट जाते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है। ये ऊतक प्रायः पत्तियों के आधार पर, तनों के पर्व पर तथा पर्व संधि, यानी पर्व संधि कहें तो ये जहाँ से पत्तियां निकलती है इस तरह से। ठीक है। तो ये जो भाग है ये पर्व संधि हो गया। हाँ, इसमें पाया जाता है। ठीक है। और ये शीघ्र ही अस्थायी ऊतक में बदल जाता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो हम पादप ऊतक पढ़ रहे थे। पादप ऊतक में विभज्योतकी ऊतक को पढ़ रहे थे। और विभज्योतकी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक और अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। इन तीनों को हम लोग पढ़ लिए। अब बारी है अस्थायी ऊतक की। ठीक है। अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। आइए सबसे पहले हम लोग सरल अस्थायी ऊतक को पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, तो स्थायी ऊतक का सबसे पहले निर्माण कैसे होता है ये समझते हैं। ठीक है। स्थायी ऊतक जो है वो मतलब विभज्योतकी ऊतक से ही बनते हैं। इनमें मतलब कि विभाजन की जो क्षमता है, विभज्योतकी ऊतक में विभाजन की क्षमता होती है और इनसे ही विभाजित होकर स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। धीरे धीरे मतलब कि इनकी आयु हो जाने के बाद, अपनी विभाजन की क्षमता खो देने के बाद ये परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है। इनका विशिष्ट आकार और कार्य होता है। ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी परमानेंट जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं: सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जटिल स्थायी ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। देखिए, हम लोग शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस कर लिए थे कि कोशिका जो है समान उत्पत्ति, समान संरचना या समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। लेकिन इनके कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ मामले में इनकी उत्पत्ति और कार्य समान नहीं होंगे, लेकिन एक इकाई के रूप में ये किसी एक ही कार्य को संपादित कर रहे होंगे। इसी का एक उदाहरण आपको यहाँ जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखने को मिलेगा। ठीक है।
आइए आगे हम लोग इनको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले सरल अस्थायी ऊतक के बारे में थोड़ा और समझते हैं, सॉरी अस्थायी ऊतक के बारे में। ठीक है, तो अस्थायी ऊतक जो है वो विभज्योतकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये जो मतलब विभज्योतकी ऊतक है उनके विभाजन के फलस्वरूप ही इनका निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन कोशिका का जो रूप और आकार है वो निश्चित रहता है। ठीक है, ये मृत या सजीव भी हो सकते हैं। इनकी कोशिका पतली या मोटी होती है। ठीक है, इनमें बड़ी रसधानियां पाई जाती है। ये ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार के स्थायी ऊतक में जो रसधानी है वो पाए जाते हैं, जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था विभज्योतकी ऊतक, उसमें रसधानी या तो बहुत छोटे होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब देखते हैं हम लोग कि अस्थायी ऊतक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल अस्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अभी हम लोग सबसे पहले सरल अस्थायी ऊतक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए। अब है सरल अस्थायी ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इनके अंग्रेजी नाम ही ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं या किताबों में रहते हैं, लेकिन साथ साथ हिंदी नाम भी जानते चलिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी नाम से भी प्रश्न बन जाता है, उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो पेरेन्काइमा को मृदुऊतक कहते हैं, कोलेनकाइमा को स्थूलकोणितक कहते हैं और स्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ोतक कहते हैं। ठीक है, आइए इनको बारी बारी से देखते हैं। तो जो मृदु ऊतक है वो जीवित संरचना होती है। ठीक है, और इनका कार्य भोजन का संग्रहण होता है। ठीक है, हाँ। इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जब इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तब इनको क्लोरेन काइमा कहते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लोरेन काइमा। ठीक है, और ये कॉलिन काइमा है। स्थूलकोण ऊतक को कॉलिन काइमा कहते हैं, जबकि पेरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल मौजूद होते हैं तब उनको क्लोरीन काइमा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये स्थूलकोण ऊतक यानी कि ये एक तरह से जीवित संरचना है। ठीक है, और कोशिका होते हैं उनके कोण पर, इस तरह से होते हैं इनके कोण पर। ठीक है, कोण पर ये मतलब कि मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। और दृढ़ ऊतक जो है ये मृत संरचना होती है। ठीक है, और ये इनकी मतलब लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण ये सीमेंट के समान कठोर होते हैं। ठीक है, इनका काम इन्हें पौधे को के कोमल भागों की को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, इन सबको हम बारी बारी से अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है सरल अस्थायी ऊतक। क्या? सरल अस्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये एक समान कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में ये पेरेन्काइमा कहते हैं, हिंदी में मृदुतक कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें हो जाता है स्थूलकोण ऊतक कोलेनकाइमा, ये पौधे में लचीलापन प्रदान करता है। दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। सभी स्थायी ऊतकों में रसधानी पाए जाते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जबकि विभज्योतकी ऊतक में रसधानी या तो बहुत छोटी होगी या उपस्थित ही नहीं होंगे। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, सरल अस्थायी ऊतक यानी कि इस ऊतक में समान आकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर एक समान कार्य करते हैं। ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पेरेन्काइमा यानी मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा यानी कि ये स्थूलकोण ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ ऊतक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं मृदु ऊतक के बारे में। हम लोग पेरेन्काइमा को समझते हैं। पेरेन्काइमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसकी ये एक प्रकार से लिविंग मतलब स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ, इसकी विशेषता ये है कि ये जीवित होती है और ये पतली दीवार वाली जो मतलब कोशिकाएं हैं उनसे बनी होती है। इनमें अंतः कोशिकीय स्थान, ठीक है, वो मतलब पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है कि इनमें रसधानी पाई जाती है, बड़ी रसधानी पाई जाती है। ठीक है, और ये
नए और कोमल भाग, यानी पौधे के वे भाग जिनका निर्माण अभी अभी हुआ है। हमने बृहज्योतकी ऊतक के बारे में पढ़ा था कि पौधे के वे भाग जो वृद्धि कर रहे हैं उनमें पाए जाते हैं, जबकि पैरेनकाइमा की बात कर रहे हैं तो पौधे के वे भाग जिनका निर्माण अभी अभी हुआ है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। अब है कार्य। ये भोजन संचयन का कार्य करते हैं और ये एक तरह से पैकिंग का भी काम करते हैं, भोजन को मतलब क्या कहें, स्टोर करने का। इसकी कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय स्थान भी पाया जाता है। ठीक है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। इस ऊतक की सभी कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होती है। ये अनियमित आकार की होती है। ठीक है। उसके बाद कोशिका के मध्य एक बड़ी रसधानी होती है। किसी भी परमानेंट टिश्यू में, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा, किसी की बात कर रहे हो, उसमें बड़ी रसधानी पाई जाती है। हम कहीं कहीं बताना भूल जाए तो भी आप याद रखिएगा कि इसमें बड़ी रसधानी पाई जाती है। ठीक है। अगला, कोशिका के बीच अंतर कोशिकीय स्थान रहता है। ठीक है। ये ऊतक नए तने, ठीक है, मूल पत्तियों या एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है, यानी कि पौधे के वे भाग जिनका निर्माण अभी अभी हुआ है उसमें पैरेनकाइमा पाया जाता है। अथवा ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग पैरेनकाइमा के कार्य, यानी मृदु ऊतक जो है उनके क्या कार्य है। तो ये सबसे पहले भोजन का संचयन करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अभी पहले डिस्कस किए हैं लेकिन फिर से रिवाइज करते हैं कि कुछ पैरेनकाइमा जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। यानी कुछ कुछ अधिकांश में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पैरेनकाइमा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी मदद करते हैं। ठीक है। और ऐसे पैरेनकाइमा, चूंकि अधिकांश पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, फिर भी हम यहाँ ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऐसे पैरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनको हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। याद रखिएगा, क्लोरेनकाइमा हम बोल रहे हैं, कॉलेनकाइमा नहीं। ठीक है। हाँ। उसके बाद है जलीय पौधे को तैरने में ये मदद करते हैं। हम पहले डिस्कस किए हुए हैं कि इनमें अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है। ठीक है। और इन्हीं अंतःकोशिकीय स्थान के बीच वायु यानी कि हवा भर जाने के कारण ये जलीय पौधे को तैरने में मदद करते हैं। ठीक है। अंतःकोशिकीय स्थान में वायु भर जाने के कारण जलीय पौधे को तैरने में मदद करते हैं। ठीक है। और ऐसे पैरेनकाइमा जो मतलब कि जिनमें ये मतलब जो जलीय पौधे में पाए जाते हैं उनको मृदु तक, ठीक है, मतलब जलीय पौधे को तैरने में मदद करते हैं उनको वायुत या एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है। यानी ऐसे पैरेनकाइमा जिनमें हवा भरे होते हैं और ये जलीय पौधे को तैरने में मदद करते हैं उनको वायुत या एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है। यह उत्सर्जी पदार्थों जैसे कि गोंद, रेजिन, टैनिन आदि में भी संचित रहता है। ठीक है। हाँ। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब है विशेष पैरेनकाइमा। अभी हम लोग पढ़े हैं लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जब पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल मौजूद रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? क्लोरेनकाइमा या हरित ऊतक। ठीक है। पैरेनकाइमा प्लस क्लोरोफिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्लोरेनकाइमा। ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। ठीक है। अब है वायुत या एरेनकाइमा, यानी कि जब जो ऐसे प्लांट जो पानी में तैरते हैं, ठीक है, एयर कैविटीज जिनमें होता है उसके कारण उसमें उत्प्लावनता आती है। ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, क्या हाइड्रोफाइट्स यानी कि जलीय पौधे, उनको तैरने में मदद करने वाले कोशिका को वायुत या एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। अब है पैरेनकाइमा के कुछ और कार्य बचे हैं जिसको जैसे कि भोजन के पाचन और संचालन में ये सहायक होता है और अंतर कोशिकीय स्थान के कारण गैसीय विनिमय में भी ये सहायक होता है। ठीक है। उसके बाद है एपिडर्मिस के रूप में पौधे का ये
संरक्षण करता है। ठीक है, एपिडर्मिस के रूप में ये पौधे का संरक्षण करता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब है कॉलिनकाइमा। इसको हिंदी में स्थूलकोण कहते हैं, स्थूलकोण उतक कहते हैं। ये पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, देखिए यहाँ अगर इसमें कॉलिनकाइमा है तो पौधे लचीले हैं। नो कॉलिनकाइमा यानी कॉलिनकाइमा उपस्थित नहीं है तो लचीले ये नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ये एक तरह से जीवित संरचना है। ठीक है, और इनका कार्य जो है ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं और लचीलापन प्रदान करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी। ठीक है, ये केवल झाड़ी आकार के या लता जैसे पौधे जो होते हैं क्लाइंबर्स उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि गुलाब के पौधे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जब गुलाब को आप तोड़ते हैं तो उनके डंठल आसानी से नहीं टूटते हैं, लेकिन आम को, ठीक है, आम को आप तोड़ते हैं तो वो आसानी से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि गुलाब के डंठल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। किसके कारण? कॉलिनकाइमा के कारण। ये लचीले होते हैं। ठीक है, जबकि आम के जो डंठल होते हैं फलों के ऊपर जो लगे होते हैं, फल वृंत जिसको कहते हैं, वहाँ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ कॉलिनकाइमा नहीं पाया जाता है। इस कारण वो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, हाँ। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स को एक बार रिवाइज करें। तो जो कॉलिनकाइमा है वो केंद्रक युक्त होता है, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये लंबी होती है, अंडाकार, बहुभुजी तथा जीवित संरचना, जीवित होता है, और इसमें रसधानी होता है। हमने पहले ही कहा था कि सभी परमानेंट टिश्यू में रसधानी होती है, जबकि मेरिस्मेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स यानी रसधानी नहीं पाए जाते हैं, या छोटे आकार के रसधानी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होता है और भित्ति के किनारे पर सेलुलोज होता है। पहले ही हम लोग बताए हैं कि जैसे कोशिकाएं इस तरह से जुड़ी हुई होती है, तो इनके कॉर्नर पे सेलुलोज के जमा हो जाने के कारण ये क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इस कारण से इनको स्थूल कोण उतक कहते हैं। ठीक है, यानी कोण पर स्थूलन आ जाता है, यानी सेलुलोज के कारण। ठीक है, और ये लचीलापन प्रदान करता है पौधे को। अंतःकोशिकीय स्थान इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, अंतःकोशिकीय स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है। देखिए हम लोग ध्यान दीजिए, पढ़े थे पैरेन्काइमा में अंतःकोशिकीय स्थान होता है, कॉलिनकाइमा में अंतःकोशिकीय स्थान कम होता है, और जब स्क्लेरेनकाइमा पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हम लोग जानेंगे कि उसमें अंतःकोशिकीय स्थान जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये ऊतक पौधे के नए भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जिनका निर्माण अभी अभी हुआ है, जबकि पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता था? जो भाग वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, आइए, और ये तने के एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्ष के हाँ। उसके बाद है ये बड़े आकार के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। कॉलिनकाइमा जो है वो बड़े आकार के पौधे में, जैसे बताया मैंने आम के एग्जाम्पल से, कि उसमें नहीं पाया जाता है, जबकि गुलाब एक झाड़ीदार पौधा है तो उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद है जड़ों में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, गुलाब के फूलों में के डंठल में ये पाया जाता है। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, कद्दू समझ रहे होंगे, लौकी। हाँ, जब हम लोग लौकी को तोड़ते हैं तो इनके डंठल, ठीक है, एक रस्सी की तरह हो जाते हैं, मतलब, लेकिन आसानी से टूटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलिनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वही बात हम आम के साथ करें तो आम के डंठल तुरंत टूट जाते हैं, यानी उसमें कॉलिनकाइमा नहीं पाया जाता है, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जिस कारण से वो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, अब है कॉलिनकाइमा के क्या कार्य हैं? तो ये पौधे को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जब इसमें हरित लवक पाया जाता है तब ये भोजन का निर्माण भी करता है। ठीक है, ये दो इनके कार्य हैं। आगे हम लोग देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ोतक। ठीक है, दृढ़ोतक ये पौधे को कठोरता प्रदान करता है, हार्डनेस। ठीक है, क्यों? लिग्निन नाम के एक तरह से जो मतलब कि क्या कहते हैं, केमिकल होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, उनकी उपस्थिति के कारण ये दृढ़ या
मजबूत हो जाते हैं। जैसे कि नारियल के रेशे में दृढ़ोतक यानी स्क्लेरन काइमा पाया जाता है। ठीक है, ये मृत कोशिकाओं का समूह होता है, यानी मृत कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक होता है। ठीक है, जूट के जो जिनसे रस्सी बनाए जाते हैं, यानी जूट की जो छाल होते हैं, उनमें दृढ़ोतक पाया ये क्लोरन काइमा सॉरी स्क्लेरन काइमा पाया जाता है। ठीक है, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स जिनको हम लोग फोड़ के खाते हैं, उनकी कवच जो होते हैं, ठीक है, उनमें भी स्क्लेरन काइमा पाया जाता है। उन जैसे अखरोट हो गया, बादाम के खोल हो गए, हाँ, उनके हार्डनेस के लिए यही जो मतलब टिश्यू है वो जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, और ये पौधे को कठोरता प्रदान करना और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना इनका कार्य है। ठीक है, आइए इनके इससे रिलेटेड फैक्ट्स को एक बार रिवाइज करें कि इस ऊतक की कोशिका कैसी होती है, मृत होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिए। स्क्लेरन काइमा की कोशिका मृत होती है। ठीक है, और ये लंबी आकार की होती है। ठीक है, लंबी आकार की होती है। ध्यान से देखिए, ये यहाँ दिख रहा है ग्राफिक्स में आपको, लंबे लंबे इस तरह से लंबे लंबे दिख रहा है। हाँ, और दोनों सिरों पर ये पतले होते हैं, जबकि बीच में मोटे होते हैं। ध्यान से देखिए, दिख रहा है ग्राफिक्स में आपको, दोनों सिरों पर पतला दिख रहा है। हाँ, आइए, इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये निर्जीव संरचना है, जीव द्रव्य नहीं होने के कारण ही निर्जीव है। लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण ये क्या हो जाते हैं, भित्ति मतलब ये कठोर हो जाते हैं। ठीक है, इनकी भित्ति मोटी और कोशिका सीमेंट के समान दृढ़ होती है। ठीक है, हाँ, अंतःकोशिकीय स्थान इसमें नहीं पाया जाता है। ये पौधे के तना, पत्तियों के सिरा, फलों के बीजों के कठोर आवरण, ठीक है, और नारियल जैसे जो फल होते हैं उनके बाहरी रेशा, पटसन यानी जूट के रेशे में ये सब पाया जाता है। ठीक है, हाँ। अब है स्क्लेरन काइमा का क्या कार्य है, तो ये पौधे को यांत्रिक शक्ति देता है। ठीक है, और आंतरिक भागों की रक्षा करता है। बाहरी परतों में ये रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पौधे को सामर्थ्य प्रदान करता है, दृढ़ता एवं लचीलापन भी प्रदान करता है। ठीक है, हाँ। अब एक तरह से हम लोग तीन ऊतक जो पढ़े, यानी कि तीन परमानेंट टिश्यू, मृदु ऊतक, ठीक है, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों को एक कंपैरिजन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो इन तीनों की कोशिका के आधार पर इनको कंपेराइज करते हैं। तो मृदु ऊतक की कोशिका जीवित होती है, और स्थूल कोण ऊतक यानी कॉलेनकाइमा की कोशिका भी जीवित होती है, जबकि दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरन काइमा की कोशिकाएं मृत होती है। याद कीजिए, वो नारियल के कवर वाले हमने समझे। ठीक है, हाँ। अब है कोशिका भित्ति, तो मृदु ऊतक की कोशिका यानी पैरेन काइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है, और कॉलेन काइमा की कोशिका भित्ति जो है वो कॉर्नर्स पे ठीक यानी मोटी होती है, जिस कारण इसको स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। ठीक है, जबकि दृढ़तक की कोशिका भित्ति जो है वो लिग्निन के रसायन के कारण मोटी होती है और सीमेंट के समान दृढ़ होती है। अब है इनके बीच खाली जगह, कोशिकाओं के बीच अंतः कोशिकीय स्थान। ठीक है, हाँ, तो मृदु ऊतक में अंतःकोशिकीय स्थान अधिक होते हैं, जबकि स्थूलकोण ऊतक कॉलेनकाइमा में क्या होते हैं, कम होते हैं, और दृढ़ ऊतक में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इनकी कोशिकाएं आपस में काफी सटी हुई होती है। ठीक है, हाँ। अब है कार्य, तो जो पैरेनकाइमा उनका काम भोजन के स्टोरेज का है, जो कॉलेनकाइमा है वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं पौधे को, और ये स्ट्रेंथ या हार्डनेस देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एक कंपेराइज स्टडी आपने किया तीनों ही परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, ताकि एक साथ उनको रिवाइज कर सके। अब देखिए, एग्जाम में पूछे जाने वाला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, हम पहले भी कहे थे कि हमारा उद्देश्य एग्जाम को डिकोड करना है। ठीक है, तो वैसे टर्म्स या वैसे टॉपिक जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम यहाँ एक तरह से कंपाइल कर रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है लिग्निन। ठीक है, लिग्निन लिग्निन ये एक तरह से रासायनिक पदार्थ है जो स्क्लेरन काइमा में पाया जाता है। ठीक है, और इसी के कारण जो पौधे मतलब वो उनको हार्डनेस प्रदान करता है। ठीक है, स्क्लेरन काइमा यानी नारियल के छाल या पटसन की छाल में पाया जाते हैं। ठीक है, हाँ,
उसके बाद है नारियल के पौधे की छाल नहीं, नारियल फल के खोल, ठीक है, या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके खोल, उनमें स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होते हैं और इस ऊतक में लिग्निन नाम का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है एरेनकाइमा, ठीक है, ये जलीय पौधों में पाया जाता है, हाइड्रोफाइट्स में, और ये पौधे को तैरने में मदद करता है। प्राथमिक वृद्धि वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ किसके कारण होता है, तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण, ठीक है, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक के कारण। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिए, ठीक है, एग्जाम में कोई भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है द्वितीयक वृद्धि यानी मोटाई में वृद्धि जो होता है वो लिटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद है अंतर कोशिका विभाजन केवल विभज्योतकी ऊतक में होता है यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू में, और इसका अपवाद है कि नारियल का जो खोल है, रेशा जो है वो मृत कोशिका होता है, ठीक है, मृत कोशिका होता है इसको और ये स्क्लेरेनकाइमा नामक ऊतक इसमें पाया जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। निष्कर्ष ये है कि यहाँ हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले ये समझते हैं। हमने सीखा कि पौधे कैसे विकास करते हैं, ठीक है, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं उनमें 3 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू, पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक, ठीक है, और एक वो क्या कहते हैं उनको, इंटरकैलरी, ठीक है। हाँ, कैसे अपने ढांचे को सहारा देते हैं पौधे, यानी कि कैसे उन मतलब पौधे कौन कौन से ऊतक हैं जो पौधे को सहारा प्रदान करते हैं, कौन कौन से रासायनिक पदार्थ उनमें उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिस कारण से वो एक तरह से विशिष्ट गुण उनमें आ जाते हैं। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है। अभी तक हम ऊतक मतलब कि ऊतक का एक प्रकार यानी कि सरल स्थायी ऊतक जो है एक प्रकार यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू विभज्योतकी ऊतक को खत्म कर लिए। दूसरा प्रकार में हम लोग आए स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक के 2 प्रकार, जिसमें एक सरल स्थायी ऊतक को खत्म कर चुके हैं, दूसरा बच गया है, ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक। उसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगले चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे कि पादप ऊतक के को समाप्त करके जंतु ऊतक को भी आगे पढ़ें, ठीक है। तो विदा लेते हैं आपसे इस सेशन से, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसे विंडोज़ दे रखे हैं जहां आप कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपको आपके स्टडी के से रिलेटेड हो या कोई प्रॉब्लम आ रही है अदर, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हर सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कीजिए ताकि किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हर स्रोत से आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।